हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चंस कैसे सॉल्व करने हैं। ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स क्या है बच्चों? हमने देखा कि अगर ये करंट कैरिंग वायर है जिसमें आई अमाउंट का करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ पे एक चार्ज है, क्यू चार्ज है, जो v वेलोसिटी से मूव कर रहा है, कर रहा है। तो हमने देखा कि इसे स्ट्रेट जाना चाहिए था, लेकिन ये गया कुछ इस तरह से, मतलब डिफ्लेक्ट हो गया। डिफ्लेक्ट करने का वजह क्या है? डिफ्लेक्ट करने का वजह है मैग्नेटिक फोर्स इसमें एक्ट किया। मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू क्या है हमने देखा, ठीक है, ये Q इंटू वी क्रॉस बी। मतलब कि एक मूविंग चार्ज पे कितना फोर्स एक्ट होता है। एक मूविंग चार्ज अगर किसी मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे, मतलब एक चार्ज अगर मैग्नेटिक फील्ड में मूव करे तो उस पर एक मैग्नेटिक फोर्स लगता है जिसका वैल्यू होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। ऑब्वियसली फोर्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसका डायरेक्शन मिलेगा, डायरेक्शन किससे मिलेगा? V क्रॉस बी से। V क्रॉस बी से निकाल लो या फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल से निकाल लो। लेफ्ट हैंड रूल, ठीक है। अब सवाल है इसका मैग्नीट्यूड क्या होगा? एफ एम का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ये होगा बी क्यू वी। ए क्रॉस बी क्या होता है? क्रॉस प्रोडक्ट क्या होता है? ए बी साइन थीटा। सो वी क्रॉस बी क्या होगा? वी बी साइन थीटा, मतलब साइन थीटा। सो ये है इसका मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड है तो दो वैल्यू मिल सकता है हम लोगों को, राइट। एक तो मैक्सिमम वैल्यू मिल सकता है। एफ मैक्स क्या है? एफ मैक्स होगा जब ये मैक्सिमम होगा। साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या होता है? साइन थीटा का मैक्सिमम वैल्यू होता है 1, तो ये हो जाएगा बी क्यू वी। और ये कब होगा? जब थीटा इक्वल टू 90 डिग्री हो। थीटा किसके किसके बीच का एंगल है ये याद रखिए। ये थीटा किसके किसके बीच का एंगल है? थीटा v और b के बीच का एंगल। इसका मतलब कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर है और वेलोसिटी चार्ज इधर मूव कर रहा है, ध्यान से देखिए, चार्ज इधर मूव कर रहा है, दोनों के बीच का अगर 90 डिग्री का एंगल बन रहा है तो फोर्स मैक्सिमम होगा। दूसरा, फोर्स मिनिमम कितना हो सकता है? 0 हो सकता है। क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड का बात कर रहे हैं, ठीक। तो इसका अगर मैग्नीट्यूड ले तो साइन थीटा का मैग्नीट्यूड मिनिमम कितना होता है? 0 होता है। साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू कितना होता है? ऐसे तो -1 आप बोलोगे, लेकिन उसका मैग्नीट्यूड लोगे तो ये +1 हो जाएगा, तो ये वैल्यू तो लेंगे नहीं। इसलिए मिनिमम वैल्यू कितना होता है? अगर मैग्नीट्यूड मॉड ऑफ साइन थीटा का मिनिमम वैल्यू क्या होता है? लिख के रख सकते हैं आप, ये 0 होता है, ठीक है। सो फोर्स क्या होगा? 0। इतना हम लोगों ने जाना, ठीक है। ये जो फोर्स 0 है ये कई बार आएगा, मतलब बहुत सारे कंडीशन में आ सकता है। देखते हैं सारा का सारा कंडीशन, उसके बाद न्यूमेरिकल्स करेंगे। जैसे पहला कंडीशन क्या हो सकता है फोर्स इक्वल टू 0 होने का? फोर्स इक्वल टू है क्या? Q इंटू वी क्रॉस बी या बी क्यू वी साइन थीटा। सो अगर ये न्यूट्रल, अगर ये जो पार्टिकल है वो चार्ज पार्टिकल ना हो, न्यूट्रल हो, तो इस पे कोई फोर्स नहीं लगेगा। दूसरा, अगर चार्ज पार्टिकल रेस्ट पे हो, इसका मतलब न्यूट्रल मतलब क्या? चार्ज इक्वल टू 0, रेस्ट मतलब क्या? वेलोसिटी इक्वल टू 0। अगर मैग्नेटिक फील्ड B इक्वल टू 0 हो तो भी फोर्स 0 होगा। और एक केस बनेगा जब मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा किसी चार्ज पे। सो अगर चार्ज का वैल्यू ही 0 हो तो मैग्नेटिक फोर्स 0। अगर चार्ज रेस्ट पे हो, अगर ये चार्ज यहाँ पे रेस्ट पे रखा हुआ है, इसमें कोई मैग्नेटिक फोर्स एक्ट नहीं होगा। अगर मैग्नेटिक फील्ड 0 है, मैग्नेटिक फील्ड 0 कब होगा? जब ये वायर पे करंट ही ना फ्लो करे, राइट। तो वायर पे करंट फ्लो ना करे, I इक्वल टू 0 हो तो मैग्नेटिक फील्ड 0 होगा। और एक केस बनेगा जब साइन थीटा का वैल्यू क्या हो? 0। साइन थीटा का वैल्यू दो केस में आता है, जब थीटा का वैल्यू 0 डिग्री हो और थीटा का वैल्यू 180 डिग्री हो, तो फोर्स क्या होगा? 0 होगा, ठीक है। ये 4 केस है जहां पे मैग्नेटिक फोर्स 0 होगा। थीटा का वैल्यू 0 डिग्री होना मतलब अगर ये मैग्नेटिक फील्ड है, बी का ये डायरेक्शन है, सो चार्ज अगर Q इधर ही मूव करे तो देखिए दोनों के V और B के बीच का एंगल कितना बन रहा है? 0 डिग्री।
ठीक है, इसका मतलब जब V पैरेलल हो B के, ये केस हो, ठीक है। और एक केस बन सकता है जब थीटा 180 डिग्री है। देख लीजिए, ये अगर मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है और एक चार्ज है Q, ये इधर मूव कर रहा है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है? देखिए, B इधर और V इधर, दोनों के बीच का एंगल कितना है? 180 डिग्री, राइट, 180 डिग्री। इसका मतलब जब V क्या हो, एंटी पैरेलल हो B के, तो फोर्स क्या होगा? 0 होगा। सो ये बेसिक था जो हमने क्विक रिवीजन से जान लिया। जल्दी से नोट करना चाहे तो कर सकते हैं, ताकि क्वेश्चंस बनाने में आपको आसानी हो। इरेज करें, नोट कर लिया? ओके, सो देखते हैं क्वेश्चंस। अच्छे अच्छे क्वेश्चंस उठाते हैं इसका, ताकि कॉन्सेप्ट सीख सके हम लोग। सो स्टार्ट करते हैं बेसिक क्वेश्चन से, ठीक है। जैसे कि अगर एक वायर है, इस वायर में करंट फ्लो करने की वजह से यहाँ पे जो मैग्नेटिक फील्ड बन रहा है वो मान लिया 2 टेस्ला का है, ठीक है। और यहाँ पे एक चार्ज है, चार्ज का वैल्यू कितना है? 2 कूलम है, ठीक है। ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड का, ये मूव कर रहा है 4 मीटर पर सेकेंड का स्पीड से, ठीक है। और मूव कैसे कर रहा है? इस डायरेक्शन में कर रहा है, ठीक है, ऐसे V का डायरेक्शन ये है। सो आपसे पूछा है इस चार्ज पे फोर्स कितना एक्ट होगा, तो ये इजी क्वेश्चन है। फोर्स इक्वल टू होता कितना है? फोर्स इक्वल टू होता है BQV साइन थीटा। सारा वैल्यूज पुट कर देना है। इस टाइप का क्वेश्चन होता है, एकदम उड़ा देना है। B का वैल्यू कितना है? 2, Q का वैल्यू कितना है? 2, V का वैल्यू कितना है? 4, साइन थीटा। साइन थीटा कैसे पता करें? तो थीटा था V और B के बीच का एंगल। थीटा क्या था? V और B के बीच का एंगल। सो पता करते हैं V और B के बीच का एंगल कितना है। V ऊपर की तरफ है और B अंदर की तरफ है। सो एक ऊपर की तरफ है और एक अंदर की तरफ है। एंगल कितना बन रहा है? एक वेक्टर ऊपर की तरफ है और एक वेक्टर अंदर की तरफ। सो एंगल कितना बन रहा है? 90 डिग्री। सो ये कितना हो जाएगा? 16 न्यूटन का फोर्स इफेक्ट होगा। होप ये क्वेश्चन, इस टाइप का क्वेश्चन हो तो आप लोग उड़ा दीजिएगा, ठीक है। इरेज करूं? ओके, क्वेश्चन नंबर 2। सो क्वेश्चन नंबर 2 ये है, अगर क्वेश्चन ऐसे दिया हुआ है कि मैग्नेटिक फील्ड है, बी वेक्टर अगर दिया हुआ है 2i कैप प्लस 3j कैप, ठीक है, और एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज पार्टिकल दिया हुआ है, एक्सेलरेशन वेक्टर दिया हुआ है xi कैप प्लस j कैप, ठीक है। पूछा है x का वैल्यू कितना है। ये जो वेरिएबल है x, ये x क्या है, ठीक है। सो ये क्वेश्चन है, इसे आप पॉज करके सॉल्व कीजिए। दूसरा क्वेश्चन नंबर 3, अगर क्वेश्चन इस तरह से दिया हुआ है, देखिए कि अगर Q एक चार्ज है, Q जिसका वैल्यू है 3 कूलम और V वेक्टर दिया हुआ है 2i कैप माइनस j कैप, ठीक है, और अगर B वेक्टर दिया हुआ है कितना मीटर पर सेकेंड और B वेक्टर दिया हुआ है 4i कैप प्लस 8j कैप, ठीक है, इतना टेस्ला। आपसे पूछा है F वेक्टर क्या होगा, F वेक्टर क्या होगा, ये आपको निकालना है, ठीक है। क्लियर है? ओके, नेक्स्ट एक और क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। अगर एक इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इनफाइनाइटली लॉन्ग वायर है, इसमें अगर 2 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है और यहाँ से 2 मीटर का डिस्टेंस पे एक चार्ज है, ठीक है, एक चार्ज पार्टिकल है जो इस डायरेक्शन में 5 मीटर पर सेकेंड के स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो इस पे कुछ ना कुछ फोर्स लगना चाहिए, वो फोर्स कितना होगा। तो एक बार पॉज कर लीजिए और तीनों क्वेश्चन को खुद से सॉल्व कीजिए, ठीक है। कर लिया पॉज? ओके, अब मैं बताऊं। सो अगर आपने सॉल्व किया है सही सही, ये x का वैल्यू पता करने को कहा है, तो किस तरह से हम लोग पता करेंगे, ठीक है, क्या कॉन्सेप्ट लगाएंगे। सबसे पहले फोर्स हम लोग जानते हैं कि फोर्स इक्वल टू होता है क्या, Q इंटू V क्रॉस B, राइट।
ये हम लोगों को पता है कि फोर्स इक्वल टू होता है Q इंटू वी क्रॉस बी। अब इससे ये पता चलता है जब हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट सीखे थे क्लास 11th में, C इक्वल टू ए क्रॉस बी, सी वेक्टर इक्वल टू ए क्रॉस बी सीखे थे। इसका मतलब C इज परपेंडिकुलर टू ए एंड C इज परपेंडिकुलर टू बी एज वेल। ये चीज हम लोगों को पता था, तो यहाँ से हम लोग लिख सकते हैं देयरफॉर फोर्स इज परपेंडिकुलर टू, ध्यान से देखिए, फोर्स इज परपेंडिकुलर टू वी वेक्टर एंड फोर्स इज, ये परपेंडिकुलर का साइन दे देते हैं, एंड फोर्स इज परपेंडिकुलर टू बी वेक्टर। अब कुछ मजेदार मिलने वाला है, ध्यान से देखिए। फोर्स इक्वल टू होता क्या है, फोर्स वेक्टर इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। ध्यान से देखिए, फोर्स इक्वल टू क्या होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन वेक्टर होता है। अगर फोर्स बी के परपेंडिकुलर है, ये इंप्लाई करेगा कि एक्सेलरेशन, क्योंकि फोर्स का डायरेक्शन क्या है, जिधर एक्सेलरेशन का डायरेक्शन है उधर ही फोर्स का डायरेक्शन है, मतलब दोनों फोर्स और एक्सेलरेशन तो सेम डायरेक्शन में। अगर फोर्स इधर है तो एक्सेलरेशन भी इधर है, राइट? अगर एक्सेलरेशन इधर है तो फोर्स भी इधर है, इतना तो पता है, राइट? सो फोर्स और बी अगर परपेंडिकुलर है तो ये इंप्लाई करेगा कि एक्सेलरेशन और बी क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। और जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं ना, ध्यान से सुनिए, जब दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं ना तब उनका डॉट प्रोडक्ट 0 होता है। इसका मतलब ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर 0 होगा। ए वेक्टर क्या है, ये, बी वेक्टर क्या है, ये। सो ए का वैल्यू क्या है, एक्स आई कैप प्लस जे कैप, और बी वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लेना है। बी वेक्टर क्या है, 2 आई कैप प्लस 3 जे कैप इक्वल टू 0। अब देखिए डॉट प्रोडक्ट करना बहुत आसान है, आई वाले टर्म को सिर्फ आई वाले टर्म के साथ मल्टीप्लाई कर दीजिए, और आई डॉट आई, ध्यान से रहे, देखिए आई डॉट आई क्या होता है, 1 होता है, और जे डॉट जे क्या होता है, 1 होता है, ये भी पता होना चाहिए। सो x को जब 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2x मिलेगा, उसके बाद प्लस, सब प्लस साइन था ना, हाँ प्लस 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 हो जाएगा, यहाँ 1 है यहाँ 3 है, ये 3 हो जाएगा, 2x प्लस 3 इक्वल टू 0, और यहाँ से x का वैल्यू आ जाएगा -3/2। ये आंसर है, ठीक है। तो इसको ऐसे सॉल्व करना था। इसको देखें, q इक्वल टू इतना है, v इतना दिया हुआ है और b इतना दिया हुआ है, ठीक है। तो क्यों ना हम लोग पहले v क्रॉस b निकालना सीखे। क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं बच्चों, देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं। पहले हम लोग i j k लिख लेते हैं, उसके बाद v क्रॉस b ना, v के पास जाएंगे, इसका कोएफिशिएंट लिखेंगे। i के बगल में क्या है 2, तो यहाँ 2 लिखेंगे, j के बगल में क्या है -1, और k तो है ही नहीं तो 0। इसी तरह से यहाँ पे i के बगल में 4 है, j के बगल में 8 है, और ये तो है ही नहीं। अब v क्रॉस भी निकालना है, तो उसके बाद क्या प्रोसेस है हम लोगों का, i लिखते थे, उसके बाद छोटा सा -j, उसके बाद छोटा सा डिटरमिनेंट प्लस k, उसके बाद छोटा सा डिटरमिनेंट, राइट। अब देखिए जब i लिखे है तो i का रो और कॉलम को एलिमिनेट कर देंगे, जो दिखेगा ना वो लिख देना है, -1 0 8 0, ठीक है। उसके बाद जब j लिखेंगे, यहाँ पे j लिखे है तो j का रो और कॉलम को एलिमिनेट करना है, तो मिलेगा क्या 2 0 4 0, ठीक है। उसके बाद जब k लिखेंगे ना तो इसको एलिमिनेट करना है, इसका k का ये और ये एलिमिनेट हो जाएगा, बचेगा क्या 2 -1 4 8। सो इस तरह से करेंगे। आप देख सकते हैं इसे अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ता है, ये 0 हो गया, ये भी 0 हो गया, बचा क्या देखिए, k कैप इंटू क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 8 कितना 16, -4 इंटू -1 कितना -4। सो ये कितना हो जाएगा बताइए, माइनस माइनस प्लस, ये 20 k कैप, 20 k कैप। सवाल है सर इतना क्यों किए, ये v क्रॉस b क्यों निकाले? क्योंकि बच्चों मुझे पता है f वेक्टर इक्वल टू होता है q इंटू v क्रॉस b। देखिए q का वैल्यू कितना दिया हुआ है 3 इंटू v क्रॉस b कितना निकाले 20k, इसका मतलब कितना है ये 60 k कैप। और की कैप मतलब क्या होता है, k कैप मतलब होता है z डायरेक्शन, मतलब फोर्स क्या है z डायरेक्शन में, मैग्नीट्यूड क्या है 60 न्यूटन,
ठीक है। सो फोर्स वेक्टर फॉर्म में ऐसे निकालते हैं। नेक्स्ट सवाल देखते हैं कि ये इनफाइनाइटली करंट कैरिंग वायर है, ठीक है। 2 मीटर के डिस्टेंस पे एक चार्ज है जो मूव कर रहा है, ठीक है। चार्ज का वैल्यू भी ले लेते हैं, मैंने देना भूल गया, ओके सॉरी। सो ये 1 कूलम का चार्ज है जो मूव कर रहा है। फोर्स निकालना है। सो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, फोर्स होता है बी क्यू वी साइन थीटा, बी क्यू वी साइन थीटा। लेकिन सवाल ये है सर कि बी तो नहीं पता, लेकिन बी हम लोगों को पता करना आता है। क्या इनफाइनाइटली लॉन्ग करंट कैरिंग वायर के लिए मैग्नीट्यूड ऑफ बी निकालना सीखे थे? ऑब्वियसली सीखे थे। ये था म्यू नॉट बाई 4 पाई 2 आई बाई आर। सो म्यू नॉट बाई 4 पाई का वैल्यू 10 टू द पावर माइनस 7 इंटू 2 का वैल्यू 2, करंट का वैल्यू 2 है, डिवाइडेड बाई आर कितना है 2 है। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। सो 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7 टेस्ला। तो पुट करते हैं, b का वैल्यू है 2 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, q का वैल्यू 1 है, देख पा रहे हैं, और v का वैल्यू है 5। सवाल है सर साइन थीटा कितना होगा? देखते हैं। मैग्नेटिक फील्ड का क्या डायरेक्शन है? करंट के डायरेक्शन में थंब को रखे हैं, फिंगर्स को कर्ल करना है, फिंगर्स को कर्ल करना है। सो ये इनवर्ड, मतलब मैग्नेटिक फील्ड क्या है? इनवर्ड है। b क्या है? इनवर्ड है। b इनवर्ड है और v ऊपर की तरफ है। दोनों के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री। तो इसे कैलकुलेट कर लीजिए। ये आ जाएगा 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, या इसे 10 टू द पावर माइनस 6 न्यूटन कह सकते हैं। तो इस तरह से क्वेश्चन सॉल्व करना है। इस टॉपिक का मैग्नेटिक फोर्स से रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन और मैं कराना चाह रहा हूं, ठीक है। ये IIT-JEE में पूछा था, कितना इजी सवाल पूछा था। ये देखिए, ये इनवर्ड मैग्नेटिक फील्ड है, ओके। इस तरह से एक्सिस ले लिया था, ठीक है। बोला यहाँ एक इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है जो इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, ठीक है। अब इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ठीक है। बोला है कि मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने से पहले इसका वेलोसिटी u था, और मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने के बाद इसका वेलोसिटी अगर v है, तो कौन सा ऑप्शन सही है? अगर ये x एक्सिस है, ये वाला पॉजिटिव x एक्सिस है, ये नेगेटिव x एक्सिस है, ये अगर पॉजिटिव y एक्सिस है और नीचे नेगेटिव y एक्सिस है, तो पूछ रहा है कौन सा ऑप्शन सही है। ऑप्शन ए, u का मैग्नीट्यूड इक्वल होगा v के मैग्नीट्यूड से, ठीक है, जब y क्या है? ग्रेटर देन 0 है। ऑप्शन बी, u का मैग्नीट्यूड क्या होगा? इक्वल टू होगा v के मैग्नीट्यूड से जब y लेस देन 0 है। ऑप्शन सी, v का मैग्नीट्यूड ज्यादा होगा u के मैग्नीट्यूड से जब y ग्रेटर देन 0 है। ऑप्शन डी, v का मैग्नीट्यूड क्या होगा? ज्यादा होगा u के मैग्नीट्यूड से जब y लेस देन 0 है। अब ये एक सवाल है जो JEE एडवांस में पूछा गया था, काफी कॉन्सेप्चुअल सवाल है, ठीक है, काफी कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है। और इसे हम लोग जस्ट डायरेक्शन ई पे, किस डायरेक्शन पे फोर्स लगा है, ये जान के ला सकते हैं आंसर, ठीक है। लेकिन सबसे पहले ये जान लीजिए कि मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है? चार्ज को हमेशा डिफ्लेक्ट करता है। चार्ज अगर ऐसे जाना चाह रहा है तो चार्ज को आइदर ऐसे या ऐसे डिफ्लेक्ट कर देगा, ठीक है। चार्ज को ये अलग अलग पाथ में ले जा सकता है, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज का वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है, ध्यान से देखिए। मैग्नेटिक फोर्स चार्ज का वेलोसिटी को चेंज नहीं करता है। इसका मतलब कि या तो ऑप्शन ए सही है या ऑप्शन बी सही है। ऑप्शन सी और डी तो गलत है। क्यों? क्योंकि पहले चार्ज का जो वेलोसिटी होगा मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करने से मैग्नेटिक फोर्स एक्ट होगा, उसके बावजूद भी दोनों का वेलोसिटी सेम होगा। इसका रीजन ये है, मैग्नेटिक फोर्स जो है वो चार्ज को सिर्फ और सिर्फ डिफ्लेक्ट करता है, चार्ज को अपने पास से डेविएट कर देता है, वेलोसिटी चेंज नहीं करता है, चार्ज का वेलोसिटी चेंज नहीं करता है। तो अब सवाल ये है कि कौन सा ऑप्शन सही? तो फोर्स का डायरेक्शन निकाल लेते हैं। देखिए, चार्ज इधर मूव कर रहा है, ठीक है, तो मैंने राइट हैंड पाम रूल सिखाया था आपको। ऐसे तो कोई सा भी रूल यूज कर सकते हैं, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल भी यूज कर सकते हैं। राइट हैंड पाम रूल अगर यूज करोगे, सो मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ये
पूरे के पूरे फिंगर्स को लेके चले जाइए, थंब से वेलोसिटी के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कीजिए। तो वेलोसिटी इधर है तो थंब इधर है, और फिंगर्स को कर्ल कीजिए। सो फोर्स किधर लग रहा है, इधर, मतलब इलेक्ट्रॉन पे फोर्स किधर लग रहा है, इधर। लेकिन मैंने आपको बताया था, ध्यान से देखिए, फोर्स इक्वल टू Q इंटू V क्रॉस B, जो भी आप रूल यूज कीजिएगा उसमें वो पॉजिटिव चार्ज के लिए है। क्यों क्या है, पॉजिटिव चार्ज के लिए। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता तो ये ऊपर की तरफ फोर्स लगता, लेकिन क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन है इस पर फोर्स नीचे की तरफ लगेगा, उल्टा। और ये नीचे की तरफ फोर्स लग रहा है, मतलब ये कौन सा डायरेक्शन है, नेगेटिव वाई डायरेक्शन है। जब नेगेटिव वाई डायरेक्शन है मतलब वाई का वैल्यू क्या होगा, लेस देन 0 होगा। नेगेटिव वाई मतलब क्या, वाई का वैल्यू ग्रेटर देन 0 होगा तो ये ऊपर, वाई ग्रेटर देन 0, और वाई का वैल्यू लेस देन 0 है मतलब वाई नीचे। ठीक है, तो ये फोर्स किधर लग रहा है, इधर, और दोनों वेलोसिटी सेम है, क्योंकि मैग्नेटिक फोर्स क्या करता है, वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं करता है, सिर्फ डायरेक्शन चेंज करता है। ठीक है, सो होप आपको ये सारा क्वेश्चन सेशन समझ में आया। जो भी क्वेश्चन डिस्कस हुआ है अच्छे से समझ के नोट्स बनाइए, और अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं। ठीक है, सो पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।